नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 6.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.2 का बेसिक पार्ट। प्रश्न संग्रह 6.2 में क्या दिया गया है, आओ चर्चा करें। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक हमारे टीचर जी है और यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो टीचर जी क्या पूछते हैं, किस किस के अभिभावक कर जमा करते हैं। अभिभावक का मतलब क्या हो गया, पेरेंट्स। किस किस के पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है टैक्स जमा करते हैं, कर जमा करते हैं। कर को क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एक बच्चा बोलता है, मेरे पिताजी किसान हैं, उन्हें कृषि उत्पादन पर आयकर जमा नहीं करना पड़ता। मतलब यहाँ पे जो विद्यार्थी है उसके जो पिताजी किसान है और कृषि उत्पादन पर कोई भी आयकर का मतलब क्या हो गया, इनकम टैक्स जमा नहीं करना पड़ता है। क्या, इनकम टैक्स जमा नहीं करना पड़ता इनको। यहाँ पे एक बच्ची है, एक लड़की है, वो क्या बोल रही है, हमारे दूरध्वनि के बिल में सेवा कर का समावेश किया जाता है। दूरध्वनि का मतलब क्या हो गया, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब चीजों में सेवा कर का मतलब हो गया सर्विस टैक्स। मतलब यहाँ पे सर्विस टैक्स लग रहा है। कहने का क्या मतलब, एक प्रकार से टैक्स लग रहा है। ये क्या बोलता है, मेरे पिताजी डॉक्टर है, वे व्यवसाय कर और आयकर जमा करते हैं। आयकर का मतलब इनकम टैक्स और व्यवसाय कर का मतलब क्या हो गया, प्रोफेशनल टैक्स जमा करते हैं। और यहाँ पे ये बच्ची बोल रही है, मेरी माँ अध्यापिका है, वह आयकर जमा करती है। आयकर का मतलब क्या हो गया, इनकम टैक्स जमा करती है। तो वही चीज यहाँ पे भी दिया गया है, कर का मतलब क्या हो गया, टैक्स की संकल्पना स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार संबंधित जानकारी नीचे दी गई वेबसाइट पर प्राप्त करें। मतलब ये वाली जो वेबसाइट है incometaxindia.government.in और दूसरी वेबसाइट है mahavat.government.in। इस वेबसाइट पे आप लोग अगर जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स के और भी सारी जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कर निर्धारण, आओ जाने। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी हमारा टैक्स होता है उसको किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, उसको किस तरीके से अमल में लाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार योजनाएं बनाती है। इन योजनाओं की कार्यवाही के लिए सरकार को भारी राशि की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के टैक्स का निर्धारण करके यह राशि इकट्ठा की जाती है। तो कहने का क्या मतलब है, सरकार क्या करती है, बहुत सारी योजना बनाती है। उस योजना को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, राशि चाहिए। राशि का मतलब क्या हो गया, पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा जो होता है हमारे देश के जो नागरिक है उनके ऊपर टैक्स लगा करके लिया जाता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया। ये सब टैक्स लगा करके वो पैसा इकट्ठा किया जाता है और उससे सरकार अपनी योजनाएं पूरी करती है। तो कर की उपयुक्तता, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी हम लोग टैक्स देते हैं उसका क्या उपयोग करती है गवर्नमेंट। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या उपयोग करती है, मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना। जो भी हमारे देश के लिए मूलभूत सुविधा है उसको पूरा करना। दूसरा है विविध हितकारी योजनाओं पर अमल करना, बहुत सारी योजना लेके आती है उसका उपयोग करना। तीसरा है विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य और संशोधन संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करना। मतलब बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे रोड बनाना हो गया, ट्रेन बनानी हो गई, मेट्रो बनाना हो गया, ये सारी योजनाओं को पूरा किया जाता है। कानून और व्यवस्था का पालन करने के लिए, प्राकृतिक विपदा से ग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए और राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा आदि करने के लिए हमारा जो टैक्स होता है उसको उपयोग किया जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा, जैसे बॉर्डर पे जो सैनिक वगैरह है उनको पेमेंट देने के लिए हमारे टैक्स से जाता है। प्राकृतिक विपदा से ग्रस्त लोगों की, जो भी बाढ़ आया, आंधी आई, तूफान आया, वहां पे भी जो लोगों को पैसे से मदद किया जाता है, खाने पीने से मदद किया जाता है, वो भी हमारे टैक्स से जाता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल करके हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती है। अब कर के कितने प्रकार है, करों के कितने प्रकार है, टाइप ऑफ टैक्सेस कितने हैं, कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। तो कहने का क्या मतलब है, ऐसे टैक्स जो डायरेक्टली हमारे ऊपर लगे रहते हैं, या बोला जा सकता है नागरिक के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर बोलेंगे।
और जो टैक्स हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं लगता है उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। देखोगे दिया गया जिस कर का भार प्रत्यक्ष रूप में करदाता पर आता है उस कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। करदाता का मतलब क्या हो गया, जो टैक्स पे करता है, जो टैक्स देता है, उसके ऊपर अगर डायरेक्टली आ गया, प्रत्यक्ष रूप से आता है, तब वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। और जिस कर का भार प्रत्यक्ष रूप से करदाता पर नहीं आता है उस कर को क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या दिया गया है, आयकर मतलब इनकम टैक्स, संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स, व्यवसाय कर, प्रोफेशनल टैक्स आदि, ये सब डायरेक्ट टैक्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में अप्रत्यक्ष कर में क्या आएगा, केंद्रीय बिक्री कर, मतलब कोई भी सामान हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। मूल्य वर्धित कर, जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं उसके ऊपर देखोगे जीएसटी वगैरह लगता है, वो कर। आबकारी कर, एक्साइज ड्यूटी कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया मतलब बॉर्डर पे जो कर लगता है, और सर्विस टैक्स आदि, मतलब ये सारे जो टैक्स है वो अप्रत्यक्ष कर में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। यहाँ पे बोला गया 2017 साल में जिस प्रकार से कर निर्धारित किया गया है उसके अनुसार वे प्रकार उपरोक्त दर्शाए हैं। देखो कि यहाँ पे उपक्रम में क्या दिया गया है, विविध प्रकार के कर अदा करने वाले नौकरी पेशा अथवा व्यापारियों द्वारा विभिन्न कर की जानकारी ले। नौकरी पेशा का मतलब क्या हो गया, जिसको सैलरी मिलती है, और व्यापारी पेशा का मतलब क्या हो गया, जिसकी बिजनेस होती है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जो सैलरी पेशा होती है मतलब नौकरी पेशा होती है जिसकी सैलरी मिलती है, वो क्या भरते हैं, वो ITR 1 भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न 1 भरते हैं। और जिसका बिजनेस होता है वो क्या भरता है, ITR 3 भरता है और ITR 4 भरता है। ये बिजनेस पैसा हो गया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे ITR है। यहाँ पे व्यापारी वर्ग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ITR 3, 4 भरते हैं, और यहाँ पे सैलरी में ITR 1 भरा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, आओ जाने क्या बोला गया है, आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होती है। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे हमारे पास कहाँ से कितनी इनकम आ रही है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स दिया जाता है उसी को इनकम टैक्स कहा जाता है, आयकर कहा जाता है। क्या बोला गया यहाँ पे, व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य सरकार मान उद्योग द्वारा भारत में प्राप्त आय आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होगा तो उस पर आयकर का निर्धारण किया जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या बना दिया गया है कि आपकी अगर इतनी सैलरी है तो आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर उससे आपकी ज्यादा होती है इनकम तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरीके से बनाया है। इस प्रकरण में हम प्रत्यक्ष करों में से सिर्फ व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले आयकर का ही विचार करेंगे। आयकर का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होता है। कहने का क्या मतलब है, जो भी इनकम टैक्स निर्धारित किया जाता है वो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इसको। तो भारत में आयकर निर्धारण 2 अधिनियमों द्वारा किया जाता है। 2 अधिनियम का मतलब क्या हो गया, 2 कानून द्वारा किया जाता है। पहला क्या कानून है, आयकर कानून 1961 दिनांक 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, प्रति वर्ष संसद द्वारा पारित आर्थिक प्रावधान करने वाला कानून। तो कहने का क्या मतलब है, हर एक साल में संसद में एक बजट पेश किया जाता है। उस बजट को पेश करने के बाद में आयकर निर्धारित किया जाता है कि इस साल में किसको कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। उसका एक कॉलम बनाई जाती है, उसको अपडेट किया जाता है। देखोगे यहाँ पे दिया गया, साधारणतः प्रति वर्ष फरवरी महीने में वित्त मंत्री द्वारा आगामी आर्थिक वर्ष के लिए आर्थिक प्रावधान कराने हेतु बजट पेश किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आयकर की दर सूचित की जाती है। संसद द्वारा बजट मंजूर करने पर यह दर आगामी वर्ष के लिए लागू हो जाता है, मतलब आने वाले वर्ष के लिए लागू हो जाता है। यहाँ पे दिया गया आयकर दर प्रति वर्ष के अर्थ संकल्प या बजट में निर्धारित किए जाते हैं। आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, तो ये कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, सबसे पहला है करदाता। करदाता का मतलब क्या हो गया, जो टैक्स देता है। NSSE आयकर नियमावली में समाविष्ट नियमानुसार जिस व्यक्ति को आयकर अदा करना अपेक्षित है उस व्यक्ति को करदाता कहते हैं। मतलब जो टैक्स देता है उसको क्या कहते हैं, करदाता कहते हैं। दूसरा क्या समझना है, वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर क्या है।
जिस एक वर्ष की कालावधि में आय प्राप्त होती है उस वर्ष को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च यह वित्तीय वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इस साल का हम लोग कैसे देखेंगे, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक, इसके बीच में जितनी भी आपकी इनकम होगी उसको क्या कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। मतलब ये वाला जो है वित्तीय वर्ष है। और उसके बाद में क्या है, कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, देखोगे वित्तीय वर्ष के संलग्न आगामी वित्तीय वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। चालू वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए कर निर्धारण निश्चित किया जाता है। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे देखोगे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जितनी भी इनकम हुई है तो उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो ये वाले इनकम के लिए आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, कर निर्धारण वर्ष क्या हो जाएगा, 2025-2026। मतलब 24-25 में कमाया है तो वो 25-26 हो जाएगा। अगर आपने 2023-24 में कमाया होता तो आपका असेसमेंट ईयर क्या बनता, 2024-25 बनता। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, कर निर्धारण वर्ष 1 साल आगे का रहता है और वित्तीय वर्ष जिस वर्ष में हमने कमाया है वो होता है। देखो कि यहाँ पे बोला गया है आर्थिक वर्ष और संबंधित कर निर्धारण वर्ष नीचे दिए गए हैं। आर्थिक वर्ष 2016-17 अर्थात 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक कमाया हुआ है। और संबंधित कर निर्धारण वर्ष क्या हो जाएगा, देखोगे 31 मार्च 2017 है ना, तो ये 17-18 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 17-18 में कमाया, मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक कमाया है, तो उसका असेसमेंट ईयर 1 साल बाद का आ जाएगा, 2018-19 आ जाएगा। इसी तरीके से असेसमेंट ईयर देखा जाता है। ये तो आप लोगों को पता है। देखोगे ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का आप लोगों ने देखा होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा पैन कार्ड। तो ये जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, देखोगे पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी है, स्थायी खाता क्रमांक या पैन। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर आयकर विभाग से एक विशेष रूप से 10 अंकाक्षर का क्रमांक दिया जाता है। इसे स्थायी खाता क्रमांक या परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कहते हैं। तो ये पैन कार्ड जो होता है ना, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे, या तो अपने मम्मी पापा का या किसी का भी पैन कार्ड मांग करके देखोगे, तो इसमें ना जो पहले 5 अक्षर रहते हैं वो क्या होते हैं, अल्फाबेट में होते हैं। उसके बाद में 4 अक्षर जो होता है वो अंक होता है, फिर से अल्फाबेट होता है। तो कहने का क्या मतलब है, ये 5, 4, 9 और 1, 10 अंक का ये परमानेंट अकाउंट नंबर आप लोगों को मिलता है। अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेजों और आर्थिक व्यवहारों में यह क्रमांक दर्ज करना आवश्यक होता है। मतलब आपका कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या आर्थिक व्यवहार, मतलब पैसों से व्यवहार आप कर रहे हैं, तो आपको ये पैन कार्ड नंबर आपको दिखाना पड़ता है। जैसे बैंक वगैरह में भी खाता खोल रहे हैं तो वहां पे भी पैन कार्ड आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो पैन कार्ड का उपयोग क्या होता है, आयकर विभाग में कर अदा करने के लिए चालान भरना, कर विवरण पत्र या रिटर्न फॉर्म आदि पत्र व्यवहारों पर पैन क्रमांक लिखना बंधक कारक है। मतलब ये कंपलसरी है, आपको वहां पे पैन नंबर लिखना ही पड़ेगा, पैन कार्ड नंबर लिखना ही पड़ेगा। बड़े वित्तीय व्यवहार करने के लिए पैन दर्ज करना आवश्यक है। वित्तीय व्यवहार का मतलब क्या हो गया, पैसों का जहां पे व्यवहार करना रहेगा वहां पे आपको पैन कार्ड दिखाना ही पड़ेगा। कई बार पैन कार्ड का उपयोग परिचय प्रमाण या आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी किया जाता है। मतलब इसको आइडेंटिटी रूप में भी इसका उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, आओ जाने। तो क्या समझना है, आयकर का निर्धारण, मतलब किस तरीके से आयकर को या इनकम टैक्स को हमारे ऊपर लागू किया जाता है। आयकर का निर्धारण आय पर होने के कारण आय के विविध स्रोत समझना आवश्यक है। मतलब आपके पास से इनकम कहां से आ रही है, तभी तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। जब पता ही नहीं रहेगा कि इनकम कहां से आ रही है तो इनकम टैक्स किस चीज के ऊपर लगेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आय के प्रमुख 5 स्रोत है। कहां से इनकम आता है, सबसे पहले आता है वेतन द्वारा प्राप्त होने वाली आय, मतलब किसी की सैलरी आ रही है। दूसरी है घर संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय। घर संपत्ति मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, 1 फ्लैट है, 2 फ्लैट है, घर है, बंगला है,
वहां से आपकी जो रेंट आती है, वो भाड़ा आता है वो। तीसरा है धंधा और व्यवसाय से मिलने वाली आय, मतलब आपके बिजनेस से कहाँ से पैसे आ रहे हैं। चौथा है पूंजी लाभ से या कैपिटल गेन प्राप्त आय, मतलब यहाँ से आपके पूंजी से पूंजी आ रही है, आपके पैसे से पैसा आ रहा है वो। और पांचवा है अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाली आय, मतलब कहीं से भी आपके पास अगर इनकम आ रही है तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। वेतन भोगी व्यक्ति के आयकर की गणना के लिए महत्वपूर्ण बातें। जो वेतन भोगी होते हैं, वेतन भोगी का मतलब क्या हो गया, जिसके पास सैलरी आती है, जो नौकरी करता है, उसके लिए क्या क्या नियम है ये यहाँ पे हम लोग समझते हैं। आयकर गणना के लिए कुल वार्षिक आय पर विचार करते हैं, मतलब टोटल आपने एक साल में, एक वर्ष में कितना कमाया है, कितनी आपकी इनकम है। आयकर अधिनियम 80C, 80D, 80G आदि के अनुसार कुल वार्षिक आय में कुछ छूट मिलती है। मतलब आपने अगर 80C, 80D और 80G के अंतर्गत आप लोगों ने मदद किया है तो आपको कुछ वहां पे इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इस छूट के पश्चात जो आय शेष बचती है उसे कर योग्य आय कहा जाता है। आयकर का निर्धारण इस आय पर ही होता है। कर निर्धारण नियम कभी कभी बदले जाते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष कर निर्धारण करते समय अद्ययावत नियमों की जानकारी आवश्यक है। मतलब जो ये कर निर्धारण के जो नियम होते हैं, कर को किस समय कैसे भरना है, उसके जो नियम है बहुत बार बदले जाते हैं। और ये बदले हुए नियमों को अद्ययावत करना, मतलब अपडेट जो होती है उसकी जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि 80G क्या है, 80D क्या है और 80C क्या है। ठीक है, कर योग्य आय में से कुछ मर्यादित राशि पर कर निर्धारण नहीं किया जाता है। इस रकम को कर योग्य आय की मूल छूट रकम कहा जाता है। मतलब ये जो 80G है, 80D है, 80C है, इसके अंतर्गत आपने कोई काम किया है तो इसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। क्या क्या नियम है? किसानों को कृषि उपज की आय पर आयकर छूट मिलती है। मतलब जो किसान होते हैं वो अगर कृषि उत्पादन करते हैं, वो जो अनाज उगाते हैं उसके ऊपर उनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। और दूसरा क्या है, आयकर धारा 80G द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग 80G में? प्रधानमंत्री सहायता कोष, मतलब प्रधानमंत्री सहायता कोष में पैसा दिया या मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा दिया अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दान देने पर आयकर में 100% छूट मिलती है। मतलब इन लोगों को अगर आपने दान दिया या किसी सरकारी काम में आपने मदद की है तो आपको वहां पे इनकम टैक्स पे 100% की छूट मिलती है। फिर यहाँ पे दूसरे में क्या दिया गया? 80D। 80D कलम क्या बोलता है? 80D कलम द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य बीमा की किस्त पर छूट मिलती है। अगर आपने स्वास्थ्य बीमा निकाला है तो आपको कर निर्धारण पद्धति में छूट मिलेगी। उसके बाद में है सामान्य रूप से निवेश पर धारा 80C द्वारा विविध प्रकार के निवेशों में से अधिक 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। अब यहाँ पे दिया गया 2017-18 के बजट के अनुसार जिनके वार्षिक उत्पन्न में छूट दर्शाई जाती है, ऐसे महत्वपूर्ण निवेश निम्नलिखित आकृति द्वारा दर्शाए गए हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि 17-18 के जो बजट आई थी उसमें किस किस में इन्वेस्ट करने के बाद में आपको छूट मिलेगी। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, विविध नियमों के अनुसार वार्षिक आय पर छूट, मतलब ये सारे जो नियम हैं इन पे आपको छूट मिलेगी। सबसे पहला क्या है, लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना 1.5 लाख तक आपको छूट मिलेगी। 5 वर्षों के लिए डाकघर में किया हुआ निवेश, मतलब आपने पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको छूट मिलेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको छूट मिलेगी। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे छूट मिलेगी। आरोग्य स्वास्थ्य बीमा पे, शैक्षणिक शुल्क 2 बालकों के लिए, लोक भविष्य निर्वाह निधि PPF अकाउंट के लिए, गृह कर्ज या मूलधन के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, जनरल प्रोविडेंट फंड या GPF के लिए। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से इनकम टैक्स निकालते हैं। उसके लिए आपको दिया गया सारणी 1, सारणी 2, सारणी 3, ये सारणी दिया गया तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से उसको समझेंगे। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.2 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।